हेलो दोस्तों, बिहार एसआई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कोशिका विज्ञान की ऑब्जेक्टिव, जिसमें दो पार्ट में हम इसको समझाएंगे, दो पार्ट में हम इसको बताएंगे। पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। वीडियो को, जो भी वीडियो हमारा शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं, शॉर्ट वीडियो से या लॉन्ग वीडियो पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो देखिए, शॉर्ट वीडियो जो बनता है इसी का हम देते हैं। जो मेरा लॉन्ग वीडियो देखता है उसी को शॉर्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल जो नाम है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? सेल नाम दिया होगा कोई तो वैज्ञानिक होंगे, लेकिन सर्वप्रथम किसने दिया? तो सेल नाम सर्वप्रथम जो दिया रॉबर्ट हुक ने दिया दोस्त, रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम किसने दिया सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। हम फिर भी बोल रहे हैं, ये रिवीजन है, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं और आपको बुक तो लेना ही पड़ेगा। ये रिवीजन वाला है, जो आप चलते ट्रैवल करते कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम बोले सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष आजकल बिहार दरोगा में देखे हैं, जो 18 तारीख वाला एग्ज़ाम था उसमें भी कथन निष्कर्ष ज़्यादा दिया था। तो हम जानेंगे कोशिका और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं हो सकती। सभी देह ऊतकों में अलग अलग कोशिकाएं विद्यमान होती। देखिए, एनडीए 2011 में पूछा गया था, हमने बोला ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका हैं। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी जो कोशिका हो जाएंगे दोस्त, वो हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से छोटी कोशिकाएं हैं तो माइकोप्लाज्मा हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा। अगला है जीव द्रव। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव यानी इसका इंग्लिश होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव द्रव का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। अजीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भी आई हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अगला कोई भी एग्जाम हो सभी में आएगा। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, इसमें प्रिंटेबल नहीं दिया लेकिन ये आएगा। तो ये जीव द्रव जो जीवन का भौतिक आधार है, ये हेक्सले ने दिया था, हेक्सले ने दिया था। अब जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तब पुरकिंजे ने किया था। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव है, जीव द्रव कहलाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो जीवित द्रव कहलाता है। अब यह किससे बना होता है? जीव द्रव तो बना होता है, लेकिन किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, कोशिका और केंद्रक द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, और कोशिका केंद्रक और अन्य कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव यानी और केंद्रक द्रव। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो रचना है। देखिए, ये भी क्वेश्चन सीडीएस 2016 में पूछा गया था, सीडीएस 2016 में।
कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऐसा कौन सा रचना है जो कोशिका जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना है? कौन सी रचना है दोस्त? कौन सी रचना है? बताइए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल हो जाएगा, सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का प्लास्टिड। इसका आंसर प्लास्टिड हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, प्लास्टिड। अगला है पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका की बात किया जा रहा है। पादप यानी पेड़ पौधे की कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण होता है तो कोशिका भित्ति होता है दोस्त, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण। अब बता, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, इसका इंग्लिश होता है सेल वाल, सेल वाल जो होता है क्या होता है दोस्त? यह पारगमय होता है, यह पारगमय होता है दोस्त, यह पारगमय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा है एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा दोस्त, कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा एक पौधा का कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो कैल्शियम हो जाएगा। ये भी देखिए, एनडीए 2012 में पूछा गया है। अगर निम्नलिखित में से कोशिकाओं का एक निश्चित आकार प्रदान करती है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कोशिका भित्ति तो हो गया, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं? कौन सा है? कोशिका झिल्ली हो जाएगा दोस्त, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाएं में अगर ऑप्शन ई दोनों नहीं रहता तो कोशिका भित्ति हो जाता, लेकिन है लवक है, रिक्तियाएं हैं, तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति तो पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तियाएं भी पाया जाता है, तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। हम कैसे कह दें कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे? नहीं, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। जब अंदर से आजकल एग्ज़ाम जो गहराई से पूछ रहा है क्वेश्चन, कोई भी अगर चाहता है कि हम ऐसे पढ़ के सिलेक्शन ले लें तो असंभव है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। अब कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस मोस्ट इम्पोर्टेड एसएससी 2020 में पूछा गया है। और ये भी देखिए, क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली। हालांकि अगर ऑप्शन भित्ति रहता, कोशिका भित्ति अगर ऑप्शन रहता तो कोशिका भित्ति होता, लेकिन अगर झिल्ली ऑप्शन है तो झिल्ली हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आपको सब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त, एसएससी 2022 में पूछा गया। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, दोस्त। कोशिका का पावर हाउस भी कर सकते हैं इसे। कोशिका की खोज अल्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा। यानी कोशिका अगर भोजन का ऑक्सीकरण कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा बनेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका का सर्वप्रथम का कोशिका भोजन का ऑक्सीकरण ही बंद कर देगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है, वह क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया को आपस में चिपकने से रोकता है, वही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन जो होता है क्रिस्टी।
यह क्रेब्स साइकिल का नाम सुने होंगे, वही है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया रहबे नहीं करता है। कवक में रहेगा, ईस्ट में रहेगा, हरे शैवाल में रह सकता है। लेकिन अगर अनुपस्थित की बात करें तो जीवाणु हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी की अभिक्रिया होती है? तो आंतरिक झिल्ली में होता है। एनडीए 2021 में पूछा गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो निम्नलिखित में से जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कोशिका अंगक में डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगर कोशिका में राइबोसोम की अगर अनुपस्थिति रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम का है काम प्रोटीन निर्माण, वही माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया कामें करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा, जिससे ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया भी रुकावट आएगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति अगर हुआ तो प्रोटीन संश्लेषण रुकेगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, आगे क्वेश्चन भी आ गया। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है दोस्त, राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल जो कहलाता है ना दोस्त, उसे अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रद्रवीय जालिका कहलाता है। अब प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन निर्माण है लेकिन इसका सक्रिय स्थल तो होता होगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल बता दीजिए हमको दोस्त। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो होता है राइबोसोम, क्योंकि जो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन। अब पूछेगा, पिछला क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में ही होता है, राइबोसोम में होता है। अब कोशिका में अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हुआ? तो प्रोटीन संश्लेषण का। क्वेश्चन को उलट पुलट पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन वही पूछेगा जो भी आई। अगला एकदम भी आई क्वेश्चन है कि बताइए कोशिकीय शोषण की सक्रिय स्थल क्या है? हमने कहा प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल राइबोसोम है। अब कोशिकीय शोषण, याद रखिए, ध्यान रखिएगा दोस्त, कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल राइबोसोम, कोशिकीय शोषण की स्थल प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। 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 अवर्णीय लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अवर्णीय लवक जो मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्त, अवर्णीय लवक मुख्यतः जो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिका में। आज थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की यारी फंस गया है दोस्तों। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और जो अपने दोस्तों को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और ये भी रिवीजन कर सके।
अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट दोस्त, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। हमको नींद आ रहा तब भी आप सबको क्लास कर रहे हैं दोस्त, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। हमने कहा बीजों और विभिन्न आकर्षण रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट, और पत्तियों को ये भी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है ये देखिए, यही क्वेश्चन उलट के पूछा, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षण रंग प्रदान कर क्लोरोप्लास्ट, अब पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो भी ये भी तो रंग है, हरा रंग रहा है, या फूलों या बीजों को विभिन्न प्रदान रंग कर ये क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के आत्म ये भी आई मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये आपको पता भी होगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम दोस्त। और लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की जो क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में पाया जाता है दोस्त, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में पाया जाता है, सॉरी दोस्त। लाइसोसाइम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने की जो क्षमता होती है ना, और नष्ट कर देने की जो क्षमता होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाता है। अब 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो है जल। 80% से अधिक जो है कोशिका में पाया जाता है तो जल। देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया। अगर यही क्वेश्चन को उलट के पूछा जाए कि बताइए कोशिकाओं में जल की जो प्रतिशत है कितना प्रतिशत है, वो 80%। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ठीक उसी प्रकार से हर प्रकार से उलट के बताया जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों और बताइए, ये वीडियो कमेंट में बता दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब दोस्त, क्योंकि मेहनत करते हैं। और इसी का हम शॉर्ट लेकर आएंगे जिसको आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आप शॉर्ट देखकर हम मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो भी सही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो। हम फिर से बोल रहे हैं कि यह कहीं भी आप ट्रैवल करते समय आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर रिवीजन हो। लेकिन दोस्त हम कह सकते हैं या दावा के साथ कह सकते हैं कि यह सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। सदा सच बोलेंगे दोस्त। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं रिवीजन के लिए है, रिवीजन के लिए, कम समय में रिवीजन। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी रिवीजन करते हैं। यह कोशिका विज्ञान का पार्ट 1 चैप्टर है जिसमें 31 ऑब्जेक्टिव है, पूरा 56 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम जो बचा ऑब्जेक्टिव है वो कल लेकर आएंगे, पार्ट 2 कर होगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।